प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी उपन्यास और कहानी। द्वितीय प्रश्न पत्र में मैंने अब तक आपको उपन्यास के आरंभिक युग तक की चर्चा वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से प्रदान की। आज प्रेमचंद युग उपन्यास के लिए सबसे श्रेष्ठ युग के रूप में और सबसे अच्छा विकासकालीन युग के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास को बहुत देन है और इसी कारण से प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो आज हम प्रेमचंद युग की प्रमुख उपन्यास और प्रेमचंद के स्वयं की उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण के अग्रदाता या अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के समय भारतीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण चल रहा था। तो इस प्रकार से प्रेमचंद यथार्थोन्मुखी जो स्थितियां थी उन स्थितियों का अपनी उपन्यासों में चित्रण करते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं जिनकी कृतियों में उनके युग की सामाजिक अवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने उन समस्याओं और मान्यताओं को जीते जागते चित्र अंकित किए हैं जो मध्य वर्ग, जमींदार, पूंजीपति, किसान, मजदूर, अछूत और समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में वे साहित्य के साथ साथ समाज के सृष्टा भी कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना है। मानव जीवन के अंतर्गत प्रेमचंद की गहरी पैठ थी। मानव की विचारधारा, उसके सोचने के तौर तरीके, उसकी दुर्बलताओं, प्रतिक्रियाओं का अच्छा अध्ययन था। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद एक सफल मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक प्राणी थे। किसानों के वे बड़े ही संवेदनशील और हिमायती लेखक थे। उनके दुखों, दर्दों, कठिनाइयों का उन्होंने बड़ी सहानुभूति और मनुष्यता के साथ चित्रण किया है। अध्ययन, चिंतन और अनुभव ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व में अविराम दृष्टा की शक्ति उत्पन्न की है। देश और समाज और सामाजिक परिस्थितियों को देखकर प्रेमचंद ने अनेक भविष्यवाणियां की जो अक्षर से सत्य प्रमाणित हुई। सन 1931 में प्रेमचंद ने गबन में देवी दत्त खटीक से कहलवाया, तुम क्या देश का उद्धार करोगे, पहले अपना उद्धार कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। और ये बात आज उन नेताओं पर जो नेता गरीबों का उद्धार करने के लिए कहते हैं, आज वो इसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये बात आज सटीक सिद्ध हो रही है। 1930 में प्रेमचंद ने हंस के एक संपादकीय में टिप्पणी लिखी थी, किसानों की हालात रोज ब रोज खराब होती चली जा रही है। उनका लगान बढ़ रहा है, समितियां बढ़ती जाती हैं, काउंसिल में उनके हितों का कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार से किसानों की जो दुखी स्थिति है, उस दुखी स्थिति का चित्रण उन्होंने उस समय किया जो आज भी उतना ही महत्व रखता है। इसलिए प्रेमचंद ने 1931 में कर्मभूमि की रचना करते हुए अमरकांत के माध्यम से कहलवाया था कि अब क्रांति में ही देश का उद्धार है। ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों और परिपाटियों का अंत कर दे। किसानों के शोषण के ऊपर उन्होंने कहा था, किसानों का शोषण जहां एक और जमींदार करता है, सरकारी एहलकार करते हैं, पटवारी, महाजन करते हैं, साथ ही उनके शोषण का आधार है गांव की पंचायतें तथा उनके संचालक पंच और सरपंच। ये पंच समाज के उच्च वर्गों से उत्पन्न होते हैं। गोदान की दुनिया और समाज को पीड़ा पहुंचाने, उसे विकृत और विषाद में बनाने का श्रेय उन्हीं पंचों और सरपंचों को जाता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इन चीज़ों को पहले ही व्यक्त किया। और अंत में वो कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण होगा, उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा। सन
1894 के लगभग प्रेमचंद का लघु उपन्यास प्रेमा प्रकाशित हो चुका था, किंतु 1914 से 1916 का युग प्रेमचंद के साहित्य सृजन का वास्तविक युग है, जिसका आरंभ सेवा सदन से और अंत गोदान उपन्यास से होता है। एक साहित्यिक और विचारक के नाते प्रेमचंद अपने युग की प्रवृत्तियों को साहित्यिक चेतना के संसर्ग में समझते रहे। उनके युग की राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों को उनके साहित्य में पूरी जगह मिली है। प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन और गबन में प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं और प्रवृत्तियों पर ध्यान आकर्षित किया है। प्रतिज्ञा में विधवाओं की समस्या, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या के अतिरिक्त मध्य वर्ग की दैनिक आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण किया है। गबन में समाज की उपेक्षा व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है। प्रेमचंद ने सामयिक आंदोलन, विशेष रूप से गांधी जी के आंदोलन को अपने उपन्यासों में महत्ता प्रदान की है। कर भूमि में राजनीतिक जीवन का सजीव चित्रण किया है और रंगभूमि में प्रेमचंद ने दिखाया है कि उद्योग धंधों के लिए कृषकों की जमीन छीनी जा रही है। इस नौच खसोट से भी शोषक वर्ग की इच्छा पूरी न होने पर किसानों के उत्पीड़न में अधिकारी वर्ग का सहयोग लिया जाता है। चारों ओर से प्रहार सहते सहते किसान जर्जर हो चुके हैं। प्रेमाश्रम और गोदान में प्रेमचंद ने यही दिखाया है। जीवन का परिश्रम, भार, दमन और क्षुधा पीड़ित पेट की ज्वाला में भस्म हो रहा है। तो ये प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की विषय वस्तु रहा है। अब प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देता हूं। नंबर 1, सेवा सदन। इस उपन्यास की रचना 1914 में बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में हुई। बाद में प्रेमचंद ने इसका हिंदी में सेवा सदन के नाम से अनुवाद किया और यह 1918 के आसपास प्रकाशित हुआ। विचार, परिपक्वता, वस्तु योजना एवं चित्रण कला की दृष्टि से इसे ही हम प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसमें विधवाओं के प्रति प्रेमचंद की संवेदना व्यक्त हुई है। इसके पहले 1905 में प्रेमा नामक एक छोटा सा उपन्यास भी निकल चुका है, किंतु इसका कथानक अच्छी कहानी के ही अधिक उपयुक्त है, इसलिए इसको उपन्यास नहीं माना है। इसके बाद सेवा सदन के बाद प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास है वरदान। छोटा उपन्यास है, इसमें एक निष्फल प्रेम की कथा को आधार बनाया गया है। तीसरा उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1922 में प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम में सेवा सदन के लेखक की वर्णनात्मक प्रतिभा और प्रखरता हो गई है। किसान समस्या के साथ साथ हास्योन्मुख मध्यवर्गीय जमींदार के कुटुंब की जर्जर अवस्था को भी इसमें महत्व दिया गया है। चौथा अगला उपन्यास है रंगभूमि, जो 1924 में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि का चित्रपट अन्य उपन्यासों की अपेक्षा विस्तृत है। इसमें पारिवारिक सामाजिक समस्याओं से आगे बढ़कर राजनीतिक समस्याओं के चित्रण का भी प्रयास किया है। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित सत्याग्रह आंदोलन को इसमें महत्व दिया गया है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नए मूल्य और नूतन मर्यादा इस उपन्यास के माध्यम से प्रदान की है। इस उपन्यास की कथा का केंद्र एक अंधा भिखारी है, जो कहता है भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना उनका बना बनाया काम है। रंगभूमि का सूरदास भी दिन भर दाता का कल्याण मनाता हुआ सड़क के किनारे भीख मांगता है और संध्या समय पंचमेल अन्न की खिचड़ी से पेट भरकर ठाकुर जी के मंदिर पर अन्य लोगों के साथ भजन कीर्तन के लिए पहुंच जाता है। तो सूरदास को एक आदर्श सत्याग्रही के रूप में इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। अगला उपन्यास है कायाकल्प, 1926 में प्रकाशित हुआ। पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर यह उपन्यास अग्रसर हुआ है। इसके बाद आता है निर्मला, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। निर्मला और प्रतिज्ञा नामक दो छोटे छोटे उपन्यास लिखे। निर्मला अधिक व्यय में विदुर व्यवहार करने के दुष्परिणाम की करुण कहानी है। इस उपन्यास की नायिका निर्मला का विवाह एक बूढ़े वकील से होता है।
यद्यपि उसकी सगाई एक युवक से हो चुकी थी, किंतु दहेज के रुपए न जुट सकने के कारण टूट गई। वकील साहब लाला तोताराम के 3 पुत्र पहली स्त्री से थे। इस अनमेल विवाह का कारण निर्मला का जीवन विषाक्त सा हो जाता है। दूसरी नारी यह निर्मला है, जो कोटि कोटि भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिज्ञा एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें प्रेम, साधना और कर्तव्य निष्ठा का सुंदर सामंजस्य अंकित किया गया है। अगला उपन्यास है गबन, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। जालपा के आभूषण अनुराग तथा रमानाथ के मिथ्या अहंकार और आत्म प्रशंसा में अंकुरित होकर कहानी इस गबन उपन्यास की देखने को मिलती है। गबन के बाद आता है कर्मभूमि, जो 1932 में प्रकाशित हुआ। कर्मभूमि में देश की दलित किसानों की, मजदूरों की मूकबानी का स्वर है। इसमें शिक्षा संस्थानों की अर्ध व्यवसाय नीति, म्यूनिसिपल कर्मचारियों की स्वार्थपरता, सेठ साहूकार के धनार्जन से घृणित उपाय आदि पर विस्तृत चर्चा की है। और अंतिम उपन्यास है गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन के अंधकार पक्ष को संवेदनापूर्वक ग्रहण करने के लिए ही नागरिक जीवन के साथ साथ लेकर चलता है। गोदान में एक और होरी और उसके गांव वालों के संघर्षपूर्ण करुण कहानी है, तो दूसरी ओर मालती मेहता के मित्रों का आमोद प्रमोद, शिकार, थिएटर से युक्त विलास में जीवन है। गोदान केवल वर्तमान का एक निष्पक्ष चित्र है, उसमें आगत अर्थात भविष्य की संभावनाओं की झांकी भी देखने को मिलती है। गोदान में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की कहानी है। इन साहूकारों के रूप में कई लोग इसमें उपस्थित होते हैं। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके बाद आता है अंत में प्रेमचंद की कला। प्रेमा से लेकर गोदान तक के उपयुक्त परिचय से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद ने आधुनिक जीवन की अधिक से अधिक समस्याओं तथा परिस्थितियों के चित्रण को अपनी कला का उपकरण बनाया है। प्राय कहा जाता है कि प्रेमचंद ने व्यक्तियों का चित्रण न करके वर्गों का चित्रण किया है, जिसका आशय यह है कि उनके पात्र वर्ग विशेष की मनोवृत्ति के परिचायक हैं। किसान, जमींदार, साहूकार, हाकिम, वकील, दरोगा, पटवारी आदि विभिन्न वर्ग एवं पेशे के व्यक्तियों में से जहां एक व्यक्ति का चित्रण किया है, वहां उस वर्ग की सभी विशेषताएं उसमें एकत्रित कर दी गई हैं और उस एक व्यक्ति के रूप में हम पूरे वर्ग को देख लेते हैं। इस प्रकार की सामूहिक मनोवृत्ति के चित्रण में प्रेमचंद बेजोड़ हैं। उन्हें तत्कालीन भारतीय समाज का कलात्मक अंकन करना था, अतएव उन्होंने व्यक्ति को केंद्र न मानकर समाज को ही केंद्र माना और उनके उपन्यास सामाजिक यथार्थ के चित्रण में पूरी तरह से सफल रहे। समाज सापेक्ष व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषताओं में भी उनकी पूरी पैठ रही है और उनके पात्रों के द्वारा व्यवहारिक मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर परिचय इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। भाषा पर असाधारण अधिकार ही प्रेमचंद की सफलता का रहस्य है। उनकी आरंभिक कृतियों में अवश्य थोड़ी बहुत भाषा की शिथिलता मिलती है, परंतु बाद में उनकी भाषा में तेजस्विता, सरसता, भाव व्यंजकता, मधुरता आ गई, जो हिंदी साहित्य में एक नवीन उपलब्धि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि उन्होंने तत्कालीन समाज की अनेक पक्षीय समस्याओं, विकृतियों का की ओर संकेत करके उसमें सुधार करने का प्रयत्न, सुधार की ओर संकेत किया और उस युग एवं समाज के साहित्यिक स्वरूप बने। वरन उनका महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने कथा साहित्य को एक नूतन कलात्मक गरिमा प्रदान की। तो इस प्रकार से प्रेमचंद और उनकी उपन्यासों का हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के उपन्यास के सृजन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और उसी योगदान के कारण ही उनको उपन्यास सम्राट की
उपन्यास सम्राट की महिमा से मंडित किया गया है। ये प्रेमचंद युग की उपन्यासों का स्वरूप था जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अगली कक्षा में प्रेमचंद के बाद जयशंकर प्रसाद के यथार्थवादी उपन्यास और आधुनिक उपन्यासों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।